सब हौसले तैराक है, इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले, और पानियों पे चले। दिल राजी है, बेताब है, सब मुश्किलों के सामने हम खड़े और पानियों पे चले, और पानियों पे चले। जब साथ ही साथ चले, जैसी भी राहें मिले, मंजिल की जानिब ये दिल भी साथ चले और पानियों पे चले, और पानियों पे चले। सब हौसले तैराक है, इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवादर के नीले पानियों से हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं पाकिस्तान नेवी के एक जंगी जहाज़ PNS असलत पर मौजूद हूँ और ये वो जंगी जहाज़ है जो इस गवादर के नीले पानियों में जो सी पैक का रास्ता है उसको सिक्योर करता है और पाकिस्तान की जो समुद्री हदूद है उसकी भी हिफाजत करता है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ इस जंगी जहाज़ पर ये बात करेंगे कि सी पैक की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है और पाकिस्तान नेवी सी पैक के रूट को सिक्योर करने के लिए क्या कुछ कर रही है, और क्या ये मुमकिन है कि सी पैक का एक बहुत बड़ा मुखालिफ भारत जो है वो किसी वक्त सी पैक में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर दे। और इसके अलावा अगर ईरान, सऊदी अरब, रूस और कुछ वस्ती एशियाई रियासतें भी सी पैक में शामिल हो जाएं तो उससे इस पूरे रीजन को क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे इस आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान नेवी के कुछ साबिक अफसरान शामिल हैं जिनमें कुछ वॉर हीरोज़ भी हैं और वो अपने तजर्बे की रोशनी में हमें बताएंगे कि सी पैक की क्या अहमियत है, पाकिस्तान नेवी सी पैक को सिक्योर करने के लिए क्या कुछ कर रही है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो कितना रोशन है। एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस जहाज़ के बारे में बता दूं। ये जो PNS असलत है ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और आप देख सकते हैं कि ये जो जहाज़ है इसकी क्या अहमियत है और ये क्या कुछ कर सकता है। और इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि इस जहाज़ के साथ साथ जो पाकिस्तान नेवी की जो बहरी कश्तियाँ हैं वो भी इस इलाके को सिक्योर कर रही हैं। और अब हम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करते हैं। And he has trained me. अच्छा। So lethal. ये बड़े सख्त अफसर ने सुना है। इन्होंने मुझे भी सख्त बना दिया है। अभी इन्होंने सबरीन ऑफिसर लिया हुआ है टू गेट बैक एट मी, उसको रगड़ते सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिरल अहमद तस्नीम साहब से जो पाकिस्तान के वॉर हीरो हैं और इस वक्त हमारे साथ गवादर में PNS असलत पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये जो गवादर में ये समुद्रों का जो नीला पानी है ये सी पैक का रास्ता है, इसकी पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या अहमियत है? इसकी अहमियत बहुत है और इसको कोई 30 साल पहले बनना चाहिए था। ये डिले हो गया, जब ऑर्डर आई वजूहत से फिर डिले हो गया। अभी हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग जब यंग ऑफिसर थे यहाँ आते थे, यहाँ कुछ नहीं था, उतरने की जगह नहीं थी, जेटी नहीं थी, कंधों पे बिठा के सीनियर ऑफिसर को लाते थे। अब अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ये बहुत हो गया। अब इसकी अहमियत तो यही होगी ना कि इसकी रूट जो है बड़ी शॉर्ट हो गई है। अब वो कितने हो गई है ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, जहाज़ यहाँ से चलेंगे। लेकिन मैं एक बात ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ कि एक कंटेनर इधर लोड कर देना एक बात है, उसके बाद उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचाना दूसरी बात है, जिसका नेवी जो है इट विल इंश्योर कि सेफ और बिल्कुल जहाँ एनवायरनमेंट है जहाज़ आ सकें, जहाज़ जा सकें और उतनी इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी। अभी आपको नज़र आ रही हो रही है, बल्कि ये सेमिनार हो रहा है इकनॉमिक डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट का। जी हाँ। अच्छा, रियर एडमिरल परवेज़ असगर साहब, इसकी जो सी पैक को जो यहाँ पे थ्रेट्स हैं वो क्या क्या हैं?
एक तो पीस टाइम के भी थ्रेट्स होते हैं, दूसरे वॉर टाइम के भी होते हैं, टेंशन के भी थ्रेट्स होते हैं, बट अमूमन जो इंटरनल थ्रेट्स हैं जो आमतौर पे सिक्योरिटी के फेस होते हैं, किसी डायरेक्शन से भी वो आ सकते हैं। बट डाइवर्स के थ्रेट्स होते हैं जो सबोटेयर्स के सूरत में ही आ सकते हैं, माइंड कर सकती है एनिमी इसको, तो उस सब चीज़ों के लिए आदमी को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जिस जहाज़ पे हम खड़े हैं इसको भी माइन किया जा सकता है? इसको जब ये बाहर निकलेगा चैनल को बाइंड किया जाता है, बट इसके अंदर जो डाइवर्स होते हैं, सबोटेयर्स होते हैं, वो एक चार्जेस यहाँ पर अगर अंडर वाटर जाके चार्जेस लगा देते हैं तो उसके लिए भी हिफाजत करनी चाहिए, जो बाद में एक्सप्लोड कर जाते हैं। कमोडोर उमैदुल्लाह साहब, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप एजुकेट करेंगे कि सी पैक से चाइना को क्या फ़ायदा है और पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? जी ज़रूर। इससे पहले कि उसके चाइना और पाकिस्तान को बताऊं, ये बताना ज़रूरी है कि बहिरा अरब जो है वो आज से नहीं, सदियों से पहले जो मौर्रिख हैं उन्होंने जो लिखा है, रीसेंट हिस्ट्री पिछले 100 साल में रॉबर्ट ने लिखा है, उसके बाद एडमिरल महान ने लिखा है, जो भी मुल्क और पावर दुनिया की नॉर्थ अरेबियन सी को या अरेबियन सी को कंट्रोल करती है वो आइंदा ज़िंदगी में पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेगी। कायद-ए-आज़म ने 1948 में ब्रिटिश एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था, पाकिस्तान विल बिकम सेंटर एंड पिवट ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ दिस होल रीजन। तो ये जो जगह है वो ऐसी ज़बरदस्त है, जो आपको पता ही है कि हम गल्फ़ के दहाने पे, जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से थोड़ी सी दूर ईरान का बॉर्डर शुरू हो जाता है और उससे आगे पर्शियन गल्फ़ है। पाकिस्तान बीच में है किन लोगों के? पाकिस्तान के वेस्ट में पूरे ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और जो वेस्ट में है, और ईस्ट में कौन है? इंडिया, चाइना और जापान। ये वो मुल्क हैं जो एनर्जी कंजम्पशन करते हैं। तो जो मैरी हो सकता है, जो उसकी जो मैरिज होगी कन्वीनियंस की, वो थ्रू पाकिस्तान होगी। ये सिर्फ सी पैक चाइना और पाकिस्तान की राहदारी तक महदूद नहीं रहेगा। बहुत जल्द शायद इसका नाम ही चेंज होके शायद पाकिस्तान हो जाए, जिसमें से सारी गैस और तेल और पानी की पाइपें गुजरेंगी। इतना ये ज़बरदस्त चीज़ है, और हर बड़ी और ज़बरदस्त चीज़ को थ्रेट इंटरनली और एक्सटर्नली होते हैं, मगर सेंटर पीस ऑफ सी पैक स्टार्ट्स विद सी, समंदर। एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट ही तो असल बात है कि जब तक यहाँ खड़े हुए जहाज़ों को, यहाँ पर आने वाले जहाज़ों को हर तरह की सिक्योरिटी, और वो इंशाल्लाह हम देंगे। पाकिस्तान नेवी अपने महदूद वसाइल के बावजूद उन्होंने अपने वसाइल में से निकाल के डेडिकेट कर दिए हैं बहुत सारी चीज़ें जो इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह, और ये एक गेम चेंजर होगा। अच्छा अहमद नसीम साहब, थोड़ा सा आप हमें अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक इंडियन सबमरीन ने इस समुंदर में हमारी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की, उसको भगा दिया गया। जी, इंडिया जो है ये इस सी पैक से इतना नाला, इतना नाराज़, इतना परेशान क्यों है? वो ऐसे है जी, जो आपके असली दुश्मन होते हैं ना, उनकी जो सोच है, मेरी सोच के मुताबिक ये नहीं होता कि आपको फ़ौज को तबाही किया जाए। उनकी सोच है कि आपकी इकनॉमिक्स को तबाही किया जाए, आपको गरीब किया जाए। तो इस वास्ते ये गेम चेंजर है। अगर इससे इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो हमारे दुश्मन के पेट में दर्द ज़रूर होगा। तो उसके पेट में दर्द है, वो कहता है। लेकिन मेरी अपनी फोरकास्ट ये है कि इवेंचुअली इंडिया की ट्रेड चाइना से हमेशा हमसे ज़्यादा रहेगी, है भी, वो इसको ज्वाइन करेगा। और ये सी पैक को इंडिया ज्वाइन करेगा? मेरी अपनी फोरकास्ट है। उसकी वजह है कि ट्रेड है ना, इकोनॉमिक फैक्टर है। तो अभी वो चोचो है, जब ये एक दफ़ा बन जाएगी इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। कोई इंडिया की जो तजारत है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से, चाइना से और वाया चाइना आगे जगह से हमसे बहुत ज़्यादा है, तो उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स उसको फोर्स करेंगे कोई इसको ज्वाइन करेगा। जी हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो यहाँ की मुकामी आबादी है, इसको ऑन बोर्ड करने के लिए, इसको स्टेक होल्डर बनाने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। जब ये मंसूबा लॉन्च हुआ था पोर्ट के हिसाब से, तो उस वक्त
प्लान किया हुआ था कि इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग और बाकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि लोकल्स को मैक्सिमम यहाँ एम्प्लॉय कर सकें। इतना उस तरीके से नहीं हो सका, बट इसमें नेवी ने भी काफ़ी इस पर अहमियत दी है और कैडेट कॉलेजेस भी बनाए हैं और बाकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी बनाई हैं। बट जो पोर्ट की जो वर्किंग होती है वो अपनी ख़ास वर्किंग होती है, उसके लिए उनको ट्रेनिंग के लिए या यहाँ भेजना पड़ेगा या चाइना से ट्रेनर्स मंगा लें या अपने पोर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं बिन कासिम के, पिक और कराची के, और जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो उनको ट्रेन करें ताकि वो यहाँ पर आके वो फिट हो जाए। मैक्सिमम लोगों को जब तक यहाँ पर नौकरियाँ और एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी तो जब तक ये तरक्की नहीं हो सकेगी। सर आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई जो देखिए, मेरी अभी बुजुर्गों साहब से बात हुई जब आ रहा था तो उन्होंने भी कहा, मैंने भी कहा कि ये जो स्किल्ड लेबर है, एक कंटेनर पोर्ट की गैंट्री चलाना, क्रेन चलाना, बाकी टॉप लोडर चलाना, इसके लिए ट्रेनिंग को इतनी मुश्किल नहीं है। इनको अभी ऑर्डर देना चाहिए KPTO पोर्ट कासिम को कि 100 बंदा ट्रेन करो, कुछ आप चाइना में भेज दें, वहाँ ट्रेन करें। क्यों नहीं कर रहे? इस पर हम बहुत पीछे हैं और मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि लोकल्स को लेके जल्दी ट्रेन करना चाहिए ताकि वही ये टेक्निकल लेबर जो है, स्किल लेबर है, वही काम करें। बिल्कुल सर इस पे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, मैं पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात पूछी थी कि इंडिया को या किसी को क्या तकलीफ़ है अगर हम प्रोग्रेस करेंगे। ये एक तो हमारा ट्रेडिशनल एनिमी है हामिद भाई, आपको पता है। उसके दिमाग में ये बात है कि अभी वो चाइना और पाकिस्तान को अलहदा एनिमी समझता है और उनसे अलहदा डील कर सकता है, वो ये समझता है। उसके CPEC के बनने के बाद उसके जहन में है कि यहाँ चाइनीज़ नेवी आएगी, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आएगा, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आएगा और वो इन्फ्लुएंस डेट्रीमेंटल होगा उनकी अपनी इंटरेस्ट पे कि पाकिस्तान और चाइना को कंबाइन करके जो फोर्स बनेगी उनकी सोच के मुताबिक वो उनके लिए बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब है। दूसरी बड़ी बात कि चाइना की चीज़ें ऑलरेडी इतनी सस्ती होके इंडिया में बिक रही हैं, जब यहाँ रीप्रोसेसिंग जोन में और फ्री जोन में चीज़ें बनेंगी उनकी प्राइस फर्दर रिड्यूस होगी और वो रिड्यूस प्राइस इसी इलाके में जाएगी। तो बोथ इकोनॉमिक फैक्टर एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर आर द रीज़न। थर्ड वन ये है कि रीअलाइनमेंट इस इलाके में हो रही है। इस पूरे इलाके में समहाउ रशिया, पाकिस्तान और चाइना उनके इंटरेस्ट कंबाइन कर रहे हैं और इंडिया और दूसरे लोगों के वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके डाइवर्ज हो रहे हैं यहाँ से। वो भी शायद कॉमन फैक्टर है इंडिया के साथ दुश्मनी में या इंडिया के साथ परेशानी में कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं और इतना क्यों शोर मचा रहे हैं। अच्छा, आप अहमद तस्नीम साहब की इस ओपिनियन से एग्री करते हैं कि अल्टीमेटली इंडिया भी CPEC में शामिल होने की कोशिश करेगा? नहीं सर, मैं बहुत ही इज़्ज़त के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंडिया और रशिया ने मिलके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया हुआ है। दैट इज़ ऑलरेडी इन ऑपरेशन। वो शुरू होता है बॉम्बे से लेके बंदर अब्बास आता है और बंदर अब्बास से लेके सीधा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जाता है। इसके फुल पावर ट्रायल, फुल पावर से मेरा मुराद है हर वो चीज़ जो ओरिजिनेट कर रही थी बॉम्बे से वो पूरी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक आज पहुंच रही है थ्रू नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। दिस इज़ एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। सो वो जो ट्रेड के बेनिफिट हैं यहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एंड वेस्टवर्ड टू यूरोप वो ऑलरेडी अचीव हो रहे हैं। इसीलिए ये जब बना है ना चाबहार इज़ नो वे नियर एंड कंपेरेबल टू गवादर। चाबहार में ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके अफ़गानिस्तान को दे देंगे, उसके मुकाबले में चाबहार से जो चाइना का सामान होगा, क्वांटिटी एंड वॉल्यूम होगा। शायद यही रीज़न है कि आज एम्बेसडर साहब आए हुए हैं, अली रज़ा। ये पहले तुर्की में एम्बेसडर थे ईरान के, वो हमारे साथ आए थे जहाज़ में, उनसे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा अनलेस बोथ चाबहार एंड गवादर जॉइन हैंड मेक अ रोड एंड मेक दिस एज अ कॉम्प्लेक्स। आपको पता है प्रेसिडेंट रूहानी ने भी ये बात कही है अभी कोई 2 हफ्ते पहले। तो मैं बिल्कुल ये नहीं देखता कि किसी भी वक्त इंडिया विल जॉइन CPEC। जी सर। नहीं, वो इन्होंने रफली ये कहा है, लेकिन अगर चाबहार और यहाँ की सड़क और कनेक्शन हो जाता है, इनडायरेक्टली वो हो जाता है फिर, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट है और ये रूट भी बड़ी एफिशिएंट है और फास्ट मूविंग है। दूसरा, मेरे नॉलेज की वजह से चाबहार पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इनडायरेक्टली तो हो गया, कुछ कार्गो उधर से जाएगा इधर से जाएगा। जी हाँ। आपका क्या ख्याल है सर, इंडिया CPEC में शामिल होगा या नहीं होगा?
जो चाइना का जो प्लान है, हम तो सिर्फ सीपैक के हिसाब से देखते हैं, पर चाइना का जो इनिशिएटिव है वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है। उसके दो हिस्से हैं। एक तो पुराना सिल्क रोड था जो चाइना से लेके सेंट्रल एशिया से होता हुआ, अरेबिया से होता हुआ इटली तक पहुंच गया था, जिसमें मार्को पोलो भी सफ़र करके यहाँ तक आया था। और दूसरा उसका मैरीटाइम ट्रेड रूट है। जो मैरीटाइम सिल्क रोड उसने बनाया है वो साउथ चाइना से दो डायरेक्शन में जाता है, एक पैसिफिक की तरफ जाता है, एक इंडियन ओशन से भी जाता है। और इंडियन ओशन में 3-4 पोर्ट्स हैं जो बड़े अहम हैं उस लिहाज से। एक कयाकपू का पोर्ट है जो बर्मा में उनने बनाया है, एक हम्बन तोता है जो उनने साउथ ऑफ कोलंबो बनाया है, और एक गवादर का भी है। अब ये जो चाइनीज़ भी प्लान जो है उसमें यह है कि ये सारी चीज़ें जो आपस में लिंक्ड होंगी। जो सेंट्रल रीजन है चाइना का वो कयाकपू के पोर्ट से मिलेगा, उसके पास ही चितवे का पोर्ट है जो इंडिया ने फाइनेंस किया हुआ है। तो वहाँ से जो चाइना का जो प्लान है वो उसके थ्रू बांग्लादेश को भी लिंक अप करेंगे, इंडिया को भी लिंक करेंगे। और चाइना की कम से कम ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के थ्रू जो ट्रांजिट ट्रेड है अफ़गानिस्तान की, सेंट्रल एशिया की, वो सारे पास। सो आप अहमद तस्नीम साहब से एग्री करते हैं? बिल्कुल, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि चाइना का फ्यूचर प्लान ये है। अब उसमें अगर पॉलिटिकल हर्डल्स ना आए तो उनका अगर प्लान बात यह है एक्चुअली हम सब है कि ये भी उबैदुर्रहमान साहब भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ हैं। इस वास्ते हो सकता है इज़ राइट कि उनके कंटेनर यहाँ ना आए, लेकिन जब चाबार कनेक्ट हो गया तो हमने वहाँ से क्या लाना है। तो पॉसिबल है कि कोई ओवरफ्लो कार्गो जो है इनकमिंग एंड आउटकमिंग चाबहार के रास्ते अंदर आए या चाबहार के रास्ते बाहर जाए। तो लेकिन सर आप ये नहीं समझते कि अगर इंडिया सीपैक का हिस्सा बन जाता है तो सीपैक के लिए थ्रेट्स कम हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। यानी हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और इंडिया के अवाम सारी ज़िंदगी अल्लाह न करे भूखे रहें और कम पढ़े लिखे रहें। क्या हमारे लोगों के अवाम की किस्मत में यही रह गया है? तो मैं तो हमेशा ये कहूँगा कि कभी ना कभी वक्त ये आना है कि ये लड़ाई झगड़े के बजाय टेबल पे बैठ के सोल्यूशन करें। इंडिया को मुफ्त में सीपैक का हिस्सा तो नहीं ना बनने देना चाहिए, उसके साथ कोई बार्गेनिंग भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन सर हमारा सेंट्रल थीम कश्मीर है और वो रहेगा। ये बात 100 दफ़ा पहले भी हो चुकी है, पहले तिजारत बाद में कश्मीर। ये आपको पता है, आप बहुत अच्छी तरह हमसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, ये सारे काम होते रहे। अब ये चाबहार का जो शोशा था वो क्या था? ये मोर ऑफ ए पॉलिटिकल था। वो इसलिए कि चाबहार पोर्ट जो है वहाँ अव्वल तो कुछ नहीं है, मगर इंडियन चाबहार पोर्ट में पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं और छोटा मोटा काम कर रहे हैं। चाबहार जितनी मर्जी डेवलप हो जाए उसका कोई क्वांटम जो है बराबर नहीं है। गवादर को डेवलप करने के लिए ये बहुत अहम है कि अगर उसको ट्रांजिट के तौर पे इस्तेमाल करना है अफ़गानिस्तान के साथ तो आपको एक रेल ट्रैक लगाना पड़ेगा चमन तक। और अगर उसको आपने इस्तेमाल करना है सीपैक से मिलाने के लिए तो वो रेल आपको यहाँ से सक्कर तक जाती है और सक्कर से वो नॉर्मल रेल ट्रैक को मूव करेगी। जब तक ये रेल कनेक्शन नहीं होगा तो गवादर के मुकाबले में चाइनीज़ भी जो है वो कराची और बिन कासिम को प्रेफर करेंगे। अच्छा, आप तीनों एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। हमारी गुफ्तगू जारी है जी। अभी एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ग्वादर के नीले पानियों से एक दफ़ा फिर हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम बात कर रहे हैं सीपैक पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे और इस सवाल पर कि क्या भारत जो है वो सीपैक का हिस्सा बन सकता है या नहीं बन सकता। और इस सिलसिले में हम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात करें। एडमिरल अहमद तस्नीम साहब ये बताएं कि अगर ईरान और कुछ दीगर मुल्क जो हैं वो सीपैक का हिस्सा बनते हैं तो क्या इसके नतीजे में फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसमें भी ये मुल्क जो हैं ये पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे? देखिए जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि अगर जहाज़ जब जाएं इंटरनेशनल वाटर में राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज की किसी हिंड्रेंस मुश्किल के बगैर मर्चेंट शिप जो है अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच सके, उसको पायरेसी नहीं होनी चाहिए जो आजकल होती है और उसको कुछ सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर सब मिल जाएं तो ऑटोमेटिकली इनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होगा कि यहाँ एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, सिक्योर हो, जहाँ से जा सके किसी इंटरेस्ट के बगैर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस चीज़। तो ईरान और सऊदी अरब अगर सीपैक का हिस्सा बन जाते हैं तो इससे तो मुस्लिम वर्ल्ड को भी बहुत फ़ायदा होगा।
ईरान बने, सऊदी अरब बने, सारे गल्फ की जो ट्रेड है, आप एक सिंपल मैं आप समझाना चाहता हूँ, आप 1-2 दिन अंदर क्यों जाना चाहते हैं? बाहर ही आए और उसके बाद शटल सर्विस ले जाए। बड़ा जहाज़ तो बड़ा कॉस्टली होता है। और मैं आपको याद दहानी कराता हूँ कि पार्टीशन के वक्त हमारी जो कराची है ये मदर पोर्ट होती थी, यहाँ से सारा कार्गो आता था, कंटेनर नहीं थे उस वक्त, और शटल सर्विस से श्रीलंका सिंगापुर तक जाता था। ये हो सकता है मदरशिप्स यहाँ आएँ और यहाँ से फिर शटल सर्विस से आप दूसरी अपनी मंजिल पे ले जाए। सर उबैद साहब, क्या आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ने, ईरान ने, कुछ सेंट्रल एशियन स्टेट्स ने भी ये ख्वाहिश जाहिर किया कि उनको भी सी पैक का हिस्सा बनाया जाए, तो ईरान और सऊदी अरब के अगर सी पैक में चांसेस बनते हैं शमूलियत के, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? इतना अच्छा आपका ये सवाल है। एक तो ख्वाहिश भी मेरी है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो ये इसके जो फ़ायदे होंगे, असरात होंगे, वो सिर्फ शिपिंग और इकोनॉमिक, ये माशी नहीं होंगे। इसके इतने ज़बरदस्त पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे इस पूरे खित्ते के अमन पे, इस पूरे खित्ते के टेम्परेचर को नीचे करने में, और जैसा कि हम कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा को जोड़ने में। आप सोचें कि जब ये लोग इसमें हो जाएंगे तो ये स्टेक होल्डर बन जाएंगे। मैंने इसलिए कहा कि मुझे पता है कि कुछ सऊदी कंपनीज जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज लगाना चाह रही हैं चाइना में, तो उनका जो खाम तेल है वो फिर इसी रास्ते से जा सकता है ना? सर ये इतनी ज़बरदस्त बात है, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर यहाँ 3 नलके लगे हों गवादर पे, एक में आ रही हो गैस पूरे पर्शियन गल्फ से, एक में आ रही हो तेल क्रूड ऑयल, और एक में हो पानी जो यहाँ से वहाँ जाए। इमेजिन कि ये जो पाइपलाइनें हैं नॉर्थ से, एक तो टपी हो गई, एक ये ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन हो गई, एक कतर से आ जाए, ये सारी पाइपलाइनें यहाँ से चाइना, यहाँ से इंडिया, यहाँ से ईस्टवर्ड ट्रैवल करें। इन सब मुल्कों को जब स्टेक बन जाएगा ना उसमें, ये सब मुल्क एक दूसरे की इज्जत भी करेंगे, एक दूसरे की हिफाजत भी करेंगे और एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज बोलेंगे। हाँ जी, मैं ज़रा एक तारीख से बताना चाहता हूँ कि इसकी स्टडी सबसे पहले 91-92 में हुई थी। अच्छा। जब ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट हुई थी और वो चाहती थी कराची, ये स्टडी हुई कराची पोर्ट में, इसकी स्टडी अभी तक है, और वो वेस्टर्न रूट थी। और मेरा अपना ख्याल है कि वेस्टर्न रूट पैरेलल डेवलप होगी। उस वक्त हमारी रिकमेंडेशन ये थी कि चमन के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते आप अम्बू दरिया तक जाएं और फिर इनका जो बॉर्डर है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का उसके साथ साथ चलें, जो नेटवर्क है, और फिर हरिता एक जगह है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से आगे सोवियत यूनियन के ज़माने में ज़बरदस्त रेलवे नेटवर्क है, और मेरा ख्याल ये डेवलप होगा और ये हो भी रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, तो सर इसमें रूस भी शामिल हो सकता है? मेरी यही जजमेंट है कि उस वक्त मैं खुद इतनी दफ़ा गया था, क्या नाम, ताशकंद, एक वहाँ के वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था रुस्तमोव, वो इतनी दफ़ा आए थे। ये बिल्कुल है और ये फैक्ट है, और मेरी फोरकास्ट है बड़ी इंटेलिजेंस के साथ कि ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और वेस्टर्न रूट ये भी चलेगा, और उसके बाद उज़्बेकिस्तान से जो नेटवर्क है वो रशिया उससे कनेक्ट करता है, वो तो पहले कनेक्टेड है। छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ, क्वांटम ऑफ ट्रेड देखें अफगानिस्तान का कितना है, क्वांटम ऑफ ट्रेड जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का कितना है। ये एक फैलेसी ऑफ अजम्पशन है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में सोना निकल रहा है और सोना उगल रही है। वहाँ का जितना भी टोटल ट्रेड है वो 65% सिर्फ रशिया के साथ होता है। द रेस्ट ऑफ द ट्रेड जो हम यहाँ से वहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, दैट टुगेदर फॉर्म्स ओनली 35% ऑफ द टोटल ट्रेड। जो असल फ़ायदा होगा ईरान से जाने का वो ये है कि ईरान की रेलवे लाइन फ्रॉम हेयर ऑल द वे अप टू यूरोप, कनेक्टिविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स चाइना की यहाँ आ रही हैं और किसी भी रास्ते से ऑलरेडी यूरोप जा रही हैं, जब वो ईरान के लैंड रूट के रास्ते से शॉर्टेस्ट रूट से यूरोप पहुँचेंगी, और यूरोप में रशिया भी होगा, रशिया ऑलरेडी इनडायरेक्टली हमें इंटरेस्ट शो कर चुका है। तो क्वांटम ऑफ ट्रेड अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन में हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड यूरोप विच। और मैं खुद ईरान से ट्रेन में बैठ के ऑल द वे यूरोप तक आराम से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। मगर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का इवन टुडे देयर इज़ अ प्रॉब्लम। You have to go from Bandar Abbas up to the border of Central Asian Republic. From there, the gauge, railway gauge is different. वो रेलवे गेज जो है वो डिफरेंट है, कंटेनर उठा के दूसरी ट्रेन पे रखना पड़ता है। हम बहुत एक बड़ी पिक्चर, बिगर पिक्चर पे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं वापस आऊँगा गवादर पे और बलूचिस्तान के लोगों पे।
जब तक यहाँ के लोगों को टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं किया जाएगा, उनको मिनियल जॉब देने की कोशिश ना करें। उनको ले जाएं केपीटी में, पीक्यूए में, और कराची टर्मिनल है, इंटरनेशनल टर्मिनल है, वहाँ उनको वो ट्रेनिंग दें कि यहाँ आके वो एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब करें। और इससे ये पॉलिटिकल एंगल इस बात का है और ह्यूमन एंगल है। उन लोगों के लिए हम कुछ करेंगे तो वो फिर हमारे लिए करें। और यहाँ के मच्छरों का भी ख्याल करना चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने अभी मिनिस्टर साहब से बात की और मैंने उनको बताया, क्योंकि मैं केपीटी पे रहा हूँ, कि जी इतना मुश्किल नहीं है जितना ये बना रहे हैं। ये सिंपल, आफ्टर ऑल जो केपीटी के क्रेन, कंटेनर के और ये बड़े क्रेन चलते थे कैंट्रीज, तो वो लोग किधर से आए थे? वहीं से आए थे। 1000 बंदा यहाँ से लें, 500 बंदा यहाँ से लें, कुछ हमारे 2 कंटेनर टर्मिनल चल रहे हैं उनको ट्रेनिंग करें, कुछ पोर्ट कासिम में ट्रेन करें, कुछ आप चाइनीज़ पोर्ट में ले जाएं। चाइनीज़ विल बी वेरी हैप्पी। इनकी पार्टिसिपेशन का इतना मुश्किल ये नहीं है। आफ्टर ऑल लियारी के लोग क्रेन नहीं चलाते, वहाँ ट्रक नहीं चलाते, इन लोकल को करें। एंड आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, बिल्कुल एज ए पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, कि बलोच के जो लोकल है इनको सिर्फ अनस्किल्ड लेबर में ना लगाएं। जी, आप एग्री करते हैं कि बलोच होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अनस्किल्ड लेबर में उनको नौकरी दे दें? नहीं, बिल्कुल। शुरू में मैं यही कहा था कि उनको जब वोट बन रहा था उस वक्त भी लोकल को एश्योर किया हुआ था कि आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। बट इसके साथ साथ अभी तक तो हम गवादर में ज़्यादा फोकस्ड है, बट पूरा रूट जो चलता है उसमें खुसदर आ जाता है, पंजगूर आ जाता है, तुरबत आ जाता है। इनको भी ग्रेजुअली डेवलप करें और यहाँ पर भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर बनाएंगे। उससे इनकी ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी और साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग की करें ताकि मैक्सिमम इनको यहाँ एब्जॉर्ब कर सके। जी, यहाँ पे एक ब्रेक और लेनी है और ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। और इस वक्त मैं आपको नज़र आ रहा हूँ पाकिस्तान नेवी के PNS असलत पर, और ये जो पाकिस्तान नेवी का एक जंगी जहाज़ है, इसके पीछे बैकग्राउंड में ये आपको गन भी नज़र आ रही है और बैकग्राउंड में भी आपको कुछ बहरी कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। और ये वो रास्ता है, CPEC का रास्ता है, जिसको कि पाकिस्तान नेवी सिक्योर कर रही है। और हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिनके साथ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी पे और CPEC पे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान नेवी जो है बैनुल अक़वामी समुंदरों में जो किरदार अदा कर रही है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? जी ज़रूर। जब ये अमेरिका ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, फिर उसके बाद इराक़ को, तो उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया था कि UN सैंक्शंस भी वहाँ पर थे कि सिर्फ लैंड पे काफ़ी नहीं है, ये जो रास्ते हैं यहाँ पर पायरेसी भी है, यहाँ पर टेररिस्ट भी आ सकते हैं, फ़िशिंग बोट्स के अंदर बैठ के आ सकते हैं, ड्रग स्मगलिंग हो सकती है, ह्यूमन स्मगलिंग तो भी है और आर्म स्मगलिंग भी है। तो उसको कर्व करने के लिए उन्हें कोलिशन का एक कैंपेन प्लान बनाया था। तो उस कैंपेन प्लान में उन्होंने पाकिस्तान को भी दावत दी, जो पाकिस्तान ने फ़ौरन उसको ज्वाइन कर लिया था और रेगुलरली हमारा जहाज़ उस प्लान में जाता है। और उसके साथ साथ इसको ये भी एजाज़ हासिल है कि उनको वो कमांड भी दे देते हैं पूरे कोलिशन प्लान को रन करने के लिए। वो जो टास्क फोर्स उन्होंने बनाई है उसको CTF 150 कहते हैं, जो नॉर्थ अरेबियन सी में, गल्फ़ ऑफ ओमान में भी ले लें और गल्फ़ ऑफ एडन में, यहाँ सारा ऑपरेट करती है। तो पाकिस्तान ने 9वीं दफ़ा अभी कमांड की है। उसके साथ साथ जब ये पायरेसी का हुआ था, सोमालियन पायरेसी का, तो उस वक्त कोलिशन ने एक और टास्क फोर्स बनाई थी जिसको 151 का नाम दिया गया था। उसमें भी पाकिस्तान ने फ़ौरन शमूलियत कर दी थी, 2008-9 की बात है। और उस वक्त से वो 8वीं कमांड अभी फ़िलहाल कर रही है पाकिस्तान नेवी, और उससे उनको बड़ा फ़ायदा होता है कि अपने भी जो मसाइल हैं अपनी शिपिंग के हल करने में बहुत फ़ायदा होता है। इस रीजन में और ख़ासकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान नेवी का किरदार मुझे बड़ा फ़ख्र है बताने को। जब हमने नेवी ज्वाइन की अर्ली 50s में, उस वक्त आप में से कोई इधर गवादर नहीं आता था। मैं तो सर उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। तो सिर्फ जो आते थे नेवी आती थी, जिवली में, गवादर में, पसने में और मारा में मेडिकल कैंप लगाती थी। बोटों में इनके बीमार और मरीजों को लेके जाती थी, उस हेलीकॉप्टर नहीं थे। और मेडिकल कैंप खासकर मुझे याद है आई कैंप बहुत लगते थे इधर से। फिर आहिस्ता 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 हो गया। अब जब डेवलप होगी तो मैं मजाकन कहता हूँ अब सारे ओन कर रहे हैं। ठीक है, नेवी का बहुत किरदार है। बाकी आपको वैद साहब बताएंगे। अब नेवी ने यहाँ कैडेट कॉलेजेस भी बताए हैं, नेवी ने इधर
होम्स भी बनाए हैं, क्या नाम है, हॉस्पिटल भी बनाए हैं। लेकिन पहले ये था कि हॉस्पिटल नहीं थे, हम वैसे जहाज़ लाते थे, 2-2 हफ्ते रहते थे, अपने डॉक्टर को लैंड करते थे और इनके मेडिकल कैंप लगाते थे। जी हाँ। इस वक्त पोजीशन ये है, और मारा में दरमांजा के नाम से एक हॉस्पिटल नेवी ने बनाया जो लोगों को मुफ्त न सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाइयाँ भी मुफ्त देता है। ये सबसे बड़ा, गवादर के बाद ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर जो औरमारा में है। उसके साथ साथ नेवी ने औरमारा में एक कैडेट कॉलेज बनाया जिसमें 50% बच्चों को टोटल मुफ्त तालीम दी जाती है। उनको इंटरमीडिएट तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनका चॉइस होता है कि वो फ़ौज ज्वाइन करें, नेवी करें, आर्मी करें, एयरफोर्स करें। इसके अलावा जो है जीवनी में भी, गवादर में भी और मारा में भी, इनके अलावा तीनों जगह इतने बड़े बड़े मॉडल स्कूल नेवी ने बनाए हैं और उसमें जो बच्चों की फ़ीसें हैं वो ना होने के बराबर हैं। इस वक्त गवादर में एक बहुत बड़ा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है जिसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ज़मीन मुफ्त दी है और बहरिया फाउंडेशन जो है वो उसको तामीर कर रहा है। उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसमें 500 बच्चे तालीम हासिल करेंगे। इट विल बी एक कॉम्प्लेक्स जिसमें लेडीज़ का भी हॉस्टल होगा, जेंट्स का भी हॉस्टल होगा। एक ज़रूरी बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 30-40 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो लोकल लोग हैं ना, उनका मिजाज और नेवी का मिजाज बेअंदाज़ा मिलता है। हमारी बहुत अच्छी उनसे कोऑर्डिनेशन भी है, हमारी बहुत अच्छी मोहब्बत भी। एक सवाल है, अच्छी बात है आप कह रहे हैं, मोहब्बत भी है। जो लोकल मछेरे हैं उनकी जेटी उनसे ले गई है, उनके बहुत शिकवे शिकायतें हैं, वो शिकवे शिकायतें कैसे दूर होंगी? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास 2 इदारे हैं। एक फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो फेडरल गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट में सिंध फिशरी डेवलपमेंट है और बलूचिस्तान में ये है। ये सारी जटियाँ जो फिशिंग की थी वो उन्होंने बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको मेंटेन नहीं किया गया तो वो तकरीबन मिट्टी से भर चुकी हैं, यानी पसनी में भी और मारा में भी और इवन सोमियानी तक। इसको अब ठीक करने के बजाय, अब मेरा अपनी नॉलेज है, मैं पूरी तरह बाखबर नहीं हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बोथ एट फेडरल लेवल एंड प्रोविंशियल लेवल इनको अल्टरनेट जगह पर जना के फ़िशिंग की जेटी देगी और उसके साथ साथ लैंडिंग साइट होती है, ऑक्शन हॉल होते हैं, तो उसमें ये होगा कि इनको वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और ये जो मछली अब उतरेगी ना, उसको यहाँ से कराची का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, ये मछली प्लांट में जाएगी और सीधी चाइना जाएगी, इसको 2 रुपए की जगह 50 रुपए मिलेंगे। ये होने जा रहा है। ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और हमें सच्ची बात करनी चाहिए। इसमें 2 है, क्योंकि मैंने थोड़ा इससे डील किया। ये गवादर पोर्ट 90s में भी हम किससे नेगोशिएट कर रहे थे और कोई डच कंपनी थी, वो पॉन्टून बनते बनते रह गई। फिर मुझे और सेक्रेटरी साहब को भेजा गया कि ये पॉन्टून इस हवा में नहीं चल सकती। उसमें हमने इनके राइट्स किसी और को दे दिए थे, फिर लोकल ने बड़ा शोर मचाया, इनको पता है। बात यह है 2 चीज़। हमने इनके राइट्स किसको दिए थे? ट्यूना फिशिंग के राइट्स मेरे ख्याल वो जो पॉन्टून जेटी बन रहे थे ना, कुछ उनके साथ कुछ प्रोको था, फिर शुक्र अल्लाह का नहीं हुआ। मैं उन शोर मचाने वाले, ये छोटी बोटों वाले। पहले आप जो अभी राइट्स दे रहे हैं फॉरनर्स को 35 माइल तक, अब वो 35 माइल वाली फिश लेके चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इनको आप हेल्प करें। जो फॉरनर्स आके यहाँ फिश निकाल के ले जाते हैं, हमारे लोकल्स को आप क्यों नहीं हेल्प करते कि बड़े ट्रॉलर उनको दें, सब्सिडाइज दें, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, उनको ट्रेन करे, वो 35 माइल तक आगे जाके बड़ी फिश लाए? क्यों नहीं? इनके पास छोटी बोटें। ये बहुत एक बड़ा इशू है। दूसरा, आपने ठीक कहा, उबैद साहब ने ठीक कहा, जब मछली पकड़ी जाती है इन गरीबों को कुछ नहीं मिलता। ये बड़े बड़े होटल वोटल ले जाते हैं, मुझे पूरा इसका पता है। यहाँ प्रोसेस प्लांट लगाएं, इनका जो टेक है, इनको जो मिलता है उसको इम्प्रूव करें। प्रोसेस प्लांट लगेंगे, साफ़ होगी, यहीं से चली जाया करेगी। थर्ड ये है कि इनकी ट्रेनिंग करें। बड़े ट्रॉलर जब आते हैं उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो ये लोग मेंटेन नहीं कर सकते। छोटा सा आपको यार्ड बनाना पड़ेगा मेंटेनेंस वगैरह का। लेकिन बात यह है कि इनकी हेल्प बिल्कुल करनी चाहिए और इनकी हेल्प इंटरनेशनल लेवल पे करनी चाहिए। जेटी ठीक हो, कारखाना ठीक हो, फ्रीजिंग पॉइंट ठीक हो, जो ट्रॉलर चल रहा है उसकी मेंटेनेंस हो और ये खुद मैन करे। सर, मैं ये फिशिंग, ये बड़ी ज़रूरी बात है, न सिर्फ इनकी लिविंग के लिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए भी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टोटल
दो तरह की मछलियाँ एक समंदर में पकड़ी जाती हैं और एक इनलैंड रिवर डैम्स वगैरह, इन सब को मिला के आज पाकिस्तान की टोटल जो कैच है वो 600,000 टन है, 6 लाख टन। बदकिस्मती की सबसे बड़ी बात यह है 2002 में इससे ज़्यादा सालाना कैच हुआ करता था। 2002 के बाद ये ग्राफ ऐसे गया है और आज तक 2002 के कैच तक नहीं पहुंच चुके। आप बात कर रहे हैं इसको लाएं, उसको वैल्यू एडिशन करें, कैच रिड्यूस हो गया। अब कैच रिड्यूस कैसे हो गया? तो फिर यहाँ पे भी तो गेम चेंज करने की ज़रूरत है ना सर। ये ज़रूरत बेअंदाज़ा है कि ये बताइए कि जो इदारों का काम है कि ये मछली सस्टेन्ड रहे, अवेलेबल रहे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 किलोमीटर का और इलाका लेके ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इतना बड़ा ले लिया, तो चाहिए तो ये था और होना ये रिजल्ट क्या चाहिए फ्रॉम दी कि भाई ये कैच रोज़ाना ज़्यादा बढ़े, नेचुरल। दूसरी बात कि इसकी सस्टेनेंस रहे। अल्लाह ताला ने देखिए 14वें सिपारे में लिखा है कि हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया, इसमें से ताज़ा गोश्त निकाल के खाओ और हीरे मोती जवाहरात पहनो। अल्लाह का मकसद ये था कि तुम्हारी सस्टेनेंस के लिए ये किया है। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो हमने मुंह मेरा तरफ बागों और खेतों के कर लिया कि जो देगा वो ज़मीन देगी, बाग देगा, समंदर कुछ नहीं देगा। तो पूरी कौम का मिजाज लैंड ओरिएंटेड कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी में आ गया है। वो कहते हैं जो कुछ मिलेगा ज़मीन से मिलेगा। अल्लाह ने जो कहा है कि लो यहाँ से नहीं लेना। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू की। और ये जो अवैध साहब कह रहे थे कि समुंदर दौलत है, तो ये दौलत आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है और इस दौलत की हिफाजत पाकिस्तान नेवी कर रही है। और अगर इस दौलत को पाकिस्तान के अवाम में मुसावियाना अंदाज में इंसाफ के साथ तकसीम किया जाए और इसका जो हकदार है बलूचिस्तान के और सिंध के लोग, उनको भी इसमें से बराबर हिस्सा दिया जाए, तो इससे एक बरकत पैदा होगी और उस बरकत का फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरे रीजन को होगा। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को PNS असलत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।